स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये 3 मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन 3 हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूँ। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाजरीन, बात करेंगे हम आज की मार्केट को। आज जो है फर्स्ट डे था, स्टार्टिंग ऑफ द वीक था, और जो है आज मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था। क्योंकि जो ओवर द वीकेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक पी स्टॉक जो है वो होने जा रही है, वो नहीं एग्जीक्यूट हुई। और जो है ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी फ्लक्चुएट हुए। और सबसे जो मेन इवेंट आज जो था वो मॉनेटरी पॉलिसी था, जी हाँ, इंटरेस्ट रेट का था। और काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से भी बातें चल रही थी कि मे बी इट्स अनचेंज, और इफ इट इंक्रीजेस तो मे बी 50 बेसिस पॉइंट, बट जो है 100 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, अप हुआ है, और विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। और जो है इसके क्या असरात जो है मार्केट के ऊपर पड़ेंगे, वो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज काफ़ी रिजल्ट्स थे। रिजल्ट्स को जहां हम देखते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि मार्केट प्रॉमिसिंग है स्टिल, बट जो अभी करंट सिनेरियो है उसके ऊपर जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूव कर रही है। बात करेंगे इन सारे इश्यूज के ऊपर, और जानेंगे कि आगे क्या इसका कहाँ पे जो है वो कहते हैं ना, ये मामला किस करवट जाके बैठेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, एक बार फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ जाहिद लतीफ़ खान साहब की, जो कि CEO है ZLK के। जी हाँ, और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के हवाले से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है आज मॉनेटरी पॉलिसी अभी अनाउंस हुई है। मुझे बताएं, अब ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक कि जो है मे बी इट्स अनचेंज, मे बी इट्स 50 बेसिस पॉइंट, बट मैं ये देख रही हूँ कि जो स्टेट बैंक है वो हमें हर दफ़ा सरप्राइज दे रहा है 3 दफ़ा से। जो हम सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ जो है अनाउंसमेंट आती है। और इस दफ़ा भी यही हुआ कि हम सब ज़रा कम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट हो, लेकिन ये हुआ। क्या अब क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो लग रहा है अब आगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसके हवाले से डिटेल आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता हूँ। हम्म। आज स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा देर सारा दिन जो है वो बेसिकली एक खबर के इंतजार में ही रही, और बहुत कम हम्म। वॉल्यूम के साथ, बहुत कम रेंज के साथ वो मार्केट ज़्यादातर माइनस रही। इक्का दुक्का हम्म। मरतबा जो है थोड़ी बहुत प्लस भी हुई, बट राइट। जनरली वो माइनस में ही रही। और वो आज जो था वो सारी के सारी मार्केट को इंतजार आज मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ही था। जो हम्म। अमेरिका और ईरान की वॉर वाला मामला है वो यकीनन पिछले 1.5 पौने 2 माह से बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है, लेकिन आज हमारी मार्केट में उसके हवाले से कोई इतना ज्यादा नहीं था मामला। असल मामला जो था वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से। अब बात आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक्सपेक्टेशन क्या थी। एक होती है ख्वाहिश और एक होती है एक्सपेक्टेशन। राइट। ख्वाहिश तो यकीनन बिजनेस कम्युनिटी की और बिलखसूस स्टॉक ब्रोकर्स की, स्टॉक इन्वेस्टर्स की तो यही थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी सूरत में बढ़े ना, बल्कि हम्म। कम हो जाए। तो कुछ हम्म। लोगों का ये था कि नहीं, कम होना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर मेंटेन भी रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
but at the same time, certain percent inflation. सर तो एक आपकी बात है, आवाज अभी रिसेंटली जो सर आपकी आवाज अच्छा थोड़ी सी सॉरी, कट गई। हाँ, अभी रिपीट रिसेंटली करिए। जो, जी। जी जी, सिलसिला ये है कि यहाँ तक भी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, या एक खदशा था कि शायद 1.5% या 2% इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए। उसकी हम्म। वजह ये है कि अभी रिसेंटली जो आईएमएफ के साथ इनका रिव्यू प्रोग्राम हुआ है, उसमें आईएमएफ ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अभी आप लोगों ने स्टेबिलिटी के साथ ही रहना है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट या ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं बनानी। तो उससे भी ये अंदाजा तो हो चुका था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम तो किसी सूरत में नहीं होगा। और चूंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, और इस वक्त ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन भी बढ़ने की वजह से चैलेंज का सामना तो है। तो अब मार्केट में 1% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा उसका शायद नेगेटिव असर ना आए। उसकी वजह ये है कि कुछ किसी हद तक ये डिस्काउंटेड न्यूज है, हम्म। बावजूद इसके कि बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स आई थी, बहुत सर्वेज भी हुए, जिसमें ख्वाहिश का इजहार यही किया गया कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। बट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने, तो काफी चीजों को मद्देनजर रख के बढ़ाया होगा। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, और मैं समझता हूँ कि कोई इतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। सही। और सर जो आज काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर रिजल्ट्स भी आए हैं, और उन रिजल्ट्स को हम ये कहेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट, हम ऑल ओवर अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अच्छे थे। इससे एक इंडिकेशन तो ये भी होती है कि मार्केट जो है वो मार्केट मतलब अपनी तरफ एक स्टेबल है। तो ये चीज़ें जो है ये एग्जीक्यूट, ये चीज़ें मार्केट को अभी फिलहाल सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? थोड़ा बहुत सपोर्ट होना नहीं चाहिए? देखिए, मार्केट जो है, आप इतने बड़े हालात खराब हुए हमारे नेबरिंग एरिया के अंदर, पूरे हाँ इस हाँ। रीजन में, और राइट। उससे मार्केट 190,000 से गिरते गिरते 140 या उससे नीचे भी चली गई। लेकिन जी। उसके बावजूद बाउंस बैक करके 170 के अराउंड जो है वो ओवर अराउंड कर रही है। और इतने चैलेंजेस के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। तो बिल्कुल। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि बड़ी रेजिलियंट हमारी मार्केट है, कंपनीज आर वेरी गुड। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ये भी अब्जॉर्ब हो गया, और साथ में जो ईरान और यूएस वॉर के हवाले से भी सीज फायर इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो गया है। हम्म। तो उम्मीद तो ये है कि आने वाले दिनों में मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी, और इंशाल्लाह ताला हमें इम्प्रूवमेंट भी नजर आएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके सवाल भी ले लें। वकार साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर वो बस मेरा सवाल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ही था, इन जनरल तो वो आपने जवाब दे दिया, तो बस सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो अभी जो ये आया है इंटरेस्ट रेट में रेस, इससे बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी, कुछ ऊपर जाएगा मिजान, एचबीएल, एनबीपी वगैरह। जी, देखिए, बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हम्म। और पहले लोगों का ख्याल था कि इंटरेस्ट रेट 22% से गिरते गिरते 10.5% हो गया है, तो शायद बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ऐसा हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, और अब तो फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। वो जो लेवरेज वाली कंपनीज हैं, जिनका बैंकों से बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो हर्ट होती है, लेकिन बैंक्स को कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक्स इम्प्रूव ही करेंगे। चलें सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी, सैयद अता जैनी साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे हेस्कॉल के बारे में मालूम करना था, हेस्कॉल यूनिटी शेयर्स के बारे में, अगर इसके बारे में कोई रिव्यू देना अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया। जी, हेस्कॉल रिवाइवल प्लान के ऊपर बड़ा सीरियसली काम हो रहा है, और हेस्कॉल अपने जितने उनके इश्यूज थे विद देयर लेंडर्स, मुख्तलिफ बैंकों के साथ, उनके साथ बारी बारी करके उन्होंने सारे मामला रिजॉल्व किए हैं, और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रीवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चरिंग द कंपनी।
वो वाले छक्के तो नहीं होंगे जो 350 रुपए का रेट किसी जमाने में हुआ करता था, बट ये है कि इसकी डाउन साइड काफी हद तक गैप है, और इसको ग्रेजुअली इंशाल्लाह इम्प्रूव करना चाहिए। सही, बहुत तो सर एक शुक्रिया। इसका और है यूनिटी के बारे में जरा बता दीजिए। यूनिटी के मेरा ख्याल है जी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन यूनिटीज के इश्यूज हैं जी। मैं तो कहीं से ये भी सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद वो वाइंडिंग अप की बात भी हो रही है। सो यूनिटी से मुताद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत थैंक यू। जी अफजाल साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इन्फॉर्मेशन ये लेना थी कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या जैसे बाकी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इससे सर आपको लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन आएगी, और उससे जो हमारा ये फूड सेक्टर है, जो मार्केट में जो फूड एंड सर्विस का सेक्टर है, तो सर इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी अब डेफिनेटली। जैसे ऑयल की प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ी हैं, तो बाकी चीज़ों की प्राइसेस पे असर तो पड़ना चाहिए। सर इस बारे में काइंडली अपना कोई ओपिनियन दे सकें तो देखिए, थैंक यू। ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं या ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं या और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, सप्लाई सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, बल्कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को सेट ऑफ किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन हुई है, साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये खुशाइंद है, यानी वक्ती तौर पे तो हमारे लिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी हमें नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो जो लेवरेज वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर कॉस्ट बढ़ेगी, या स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई इतना ये पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता। बट एट द सेम टाइम फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, तो वो शायद पूरा इकदाम नहीं है। सही। जरा से ये बताएं कि सीमेंट सेक्टर जो है वो काफी कनेक्टेड होता है इंटरेस्ट रेट की जो है प्राइस से, और जो इस सीमेंट और स्पेशली स्टील सेक्टर, और कल जो है कुछ एक आध कोई कंपनी है स्टील की, उनका उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो अब मुझे ये बताएं कि इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा सीमेंट्स और स्टील के ऊपर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सीमेंट, स्टील या जैसी और जितने भी सेक्टर्स हैं जो कि लेवरेज के ऊपर यानी बैंकों से लोन के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ऑफ कोर्स उनकी जो है बैलेंस शीट डिस्टर्ब होती है। बट सीमेंट को हमने देखा है कि सीमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी अरसे से, और खुदा करे कि ये जो जिस तरफ अब सीज फायर भी हो गया और ये रेजोल्यूशन ऑफ द वॉर हो जाए, तो इसका मतलब है कि बड़ी मैसिव किस्म की डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो सीमेंट की खपत होगी, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी, पाकिस्तान से सीमेंट तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, बट हम अगर नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होती है, तो मेरा ख्याल है कि नियर फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म के अंदर सीमेंट भी इम्प्रूव ही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। और जी यहाँ पर सवाल है जी, अहमद ताहिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सारी मार्केट चल गई है लेकिन ये आईटी सेक्टर नहीं चला, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आईटी सेक्टर जो है वो पहले काफी बढ़ गया था, उसके बाद काफी अरसे से अभी आईटी सेक्टर जो है वो रुका हुआ है। मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि ये जब से एआई वगैरह आए हैं, उसके साथ जो है वो लोगों का बिजनेस की चीजें शिफ्ट हुई हैं। पाकिस्तान आईटी के अंदर जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था वो भी थोड़ी सी उसी लेवल पे स्टेगनेंट हुई है, और हमने देखा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव जॉब कट्स हुई हैं इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से, यू नो और इस वजह से कुछ शायद थोड़ा सा रुकावट हुई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव मल्टीपल्स पे आईटी कंपनीज ट्रेड हो रही थी। तो इसमें वेट एंड सी वाला मामला है, इसमें शायद बजट के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट आए तो उसके बाद आईटी सेक्टर में कोई खाता तब्दीली आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर,
जो अभी जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल की है, एनर्जी की भी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये जो एनर्जी सेक्टर हो गया, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, इसको कैसा देख रहे हैं अभी आप? मैं समझता हूँ ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल है। रिफाइनरी हम्म, सेक्टर के अंदर भी आज आपने देखा है बिजनेस रिकॉर्डर की हेडलाइन, तो उसके अंदर भी बिल्कुल पोटेंशियल है। तो ये चीजें हैं। मैं इनके मामले में बुलिश हूँ जी। मैं ओके, बिल्कुल इस मामले में बुलिश हूँ। सही। ग्रेट जी, अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, अदील अपना सवाल कर लें। जी थैंक यू नादिया। सर मुझे पूछना था, जिस तरह कहते हैं जी मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ थी वो तो ऑलरेडी मार्केट में थी, तो आप क्या समझते हैं मार्केट ने इसका असर ले लिया होगा? जी जी, मैंने शुरू में ये कहा है कि ये काफी हद तक डिस्काउंटेड न्यूज थी। ख्वाहिश ये थी लोगों की कि जी इंटरेस्ट रेट कम हो या एटलीस्ट स्टेबल रहे, लेकिन पता था सारों को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो बल्कि मैंने जैसे कहा कि 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी खदशा था। तो जब वो 1% आया है तो मेरा ख्याल है ये मार्केट इसको अब्जॉर्ब कर लेगी। इसका नेगेटिव असर जो है वो ऑलरेडी टेकन फॉर हो चुका है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आप क्या जो है फर्दर मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, और जो है कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उनको ज़रा नज़र रखनी चाहिए? एक तो बैंकिंग ही हो गया, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, मैं तो हमेशा से जी एक ही बात की तरगीब देता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म क्वालिटी शेयर्स खरीदें। लॉन्ग टर्म खरीदें और क्वालिटी शेयर्स खरीदें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, हम्म, फर्टिलाइजर में चीजें हैं, या लकी ग्रुप है, या एंग्रो ग्रुप है, फौजी ग्रुप है। ये इनका हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है और प्रेजेंट भी अच्छा है, और इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, डिविडेंड भी मिलते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसमें इनमें ग्रोथ भी होगी। और चूंकि पाकिस्तान इज ए हैपनिंग कंट्री, यहाँ हम्म, पे कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, तो उनसे अगर वक्ती तौर पे मार्केट नीचे भी आ जाए तो जो क्वालिटी के शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप्स होते हैं, वो तेजी से बाउंस बैक भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और जो है नाजरीन, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। और नाजरीन यहाँ भी लूंगी मैं शुक्रिया। इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह लास्ट हाफिज। क्वेश्चन